हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमारी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करेंगे, मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करेंगे। इन दोनों के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और इनके हमारे क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन को देखें तो ये क्या होता है, द इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए फिनोमिना ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल आयंस आर कोलाइडल एग्रीगेट्स थ्रू ए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है और उसके अंदर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड को अगर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल हमारे आयंस होते हैं या जो हमारे कोलाइडल एग्रीगेट है उनका हमें माइग्रेशन मूवमेंट होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो फिनोमिना है ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है और उसके अंदर हमारे आयंस वगैरह हैं या जो हमारे कोलाइडल एग्रीगेट हैं जिनके ऊपर चार्ज है, अगर वो वहाँ पे हैं और उनमें हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करते हैं, एक वहाँ पे एनोड और कैथोड को हम लोग इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो इंडिविजुअल आयंस होते हैं या हमारे वहाँ पे जो कोलाइडल एग्रीगेट्स होते हैं उनका हमें माइग्रेशन मूवमेंट होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारा ये जो हमारी प्रक्रिया है यही हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का यहाँ पे सिंपली बेसिस होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पे सोल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइट हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो फिर वहाँ पे चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं और फिर वो वहाँ पे अलग अलग रेट से हमें ट्रेवल होते हुए अपने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में देखने को प्राप्त होते हैं। और इनका मूवमेंट किस तरीके से होता है, तो जो भी हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है वो फिर अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर उनका हमें मूवमेंट होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग आसान तरीके से यहाँ पे बात करें तो अगर जो हमारा वहाँ पे पार्टिकल है या जो हमारा आयन है अगर उसके ऊपर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका हमें जो वहाँ पे ट्रेवल है वो हमारा जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है या जो हमारा कैथोड है उसकी ओर उसका मूवमेंट होते हुए हमें देखने को मिलता है। इसी का उल्टा अगर हमारे जो वहाँ पे पार्टिकल या आयन है अगर उनके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उनका मूवमेंट हमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या जो हमारा एनोड है उसकी ओर हमें उसका मूवमेंट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा पार्टिकल है उसका मूवमेंट किस रेट से हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग अपने पार्टिकल्स का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो वहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। और अगर हमारा जो सैंपल है उसके अंदर जो पार्टिकल है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो हमारा जो न्यूट्रल पार्टिकल है अगर वो है तो उस कंडीशन में वो वहाँ पे इमोबिलाइज्ड होता है, उसका मूवमेंट हमें होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जब भी हम हमारे इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है जिसके अंदर हमारे आयंस होते हैं या कोलाइडल एग्रीगेट होते हैं उनके ऊपर जब इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करते हैं तो जो भी हमारे वहाँ पे पार्टिकल हैं वो चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और उनका मूवमेंट हमें अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हमारा जो पार्टिकल है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है, तो वो इमोबिलाइज होते हैं, उनका मूवमेंट हमें अपने जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसमें होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे आयंस हैं या जो हमारे कोलाइड हैं उनका जो वहाँ पे अलग अलग रेट से उनका माइग्रेशन होता है, तो इसका जो रेट है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो अगर जो हमारा पार्टिकल है उसका क्या हमारा साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो शेप है उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर भी हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके माइग्रेशन का रेट बेसिकली डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पार्टिकल का जो साइज है वो ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या है कि उसका
माइग्रेशन हमें स्लो होते हुए देखने को मिलेगा, और अगर हमारे पार्टिकल का साइज कम होगा तो उसका माइग्रेशन हमें तेज़ी से होते हुए देखने को प्राप्त होगा। अगर हम लोग शेप के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारा पार्टिकल स्फेरिकल शेप का होगा, वो गोलाकार होगा, तो उस कंडीशन में उसका मूवमेंट हमें सबसे तेज वहाँ पे होते हुए देखने को प्राप्त होगा कंपेयर टू द अदर साइज। और अगर हम लोग अपने पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है उसके बारे में बात करते हैं तो जितना ज़्यादा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा उतना ही तेज माइग्रेशन उसका हमें देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद में जो हम लोग सस्पेंडिंग मीडियम यूज़ करते हैं, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो उसका क्या टेम्परेचर है या उसका क्या नेचर है, उसके ऊपर भी हमारे पार्टिकल का माइग्रेशन का रेट हमें डिपेंड होते हुए देखने को मिलता है। अगर टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होगा तो मीन्स उस कंडीशन में हमें मूवमेंट वहाँ पे तेज़ देखने को प्राप्त होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो मूवमेंट हमें स्लो देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद में जो हमारा सस्पेंडिंग जो मीडियम है उसके नेचर के बारे में बात करें तो अगर हमारा सस्पेंडिंग मीडियम वहाँ पे ज़्यादा विस्कस होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो माइग्रेशन हमें स्लो होते हुए देखने को मिलेगा। और अगर वो जो हमारा सस्पेंडिंग मीडियम है वो हल्का होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी, तो उस कंडीशन में उसका हमें मूवमेंट वहाँ पे ज़्यादा देखने को प्राप्त होगा। ऐसे ही जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी क्या प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी हमारे पार्टिकल के माइग्रेशन का रेट बेसिकली डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग जितना स्ट्रांग फील्ड को अप्लाई करते हैं उतना ही तेज हमें अपने पार्टिकल का माइग्रेशन होते हुए देखने को मिलता है, और जितना ही हम लोग वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करते हैं उतना ही स्लो हमें वहाँ पे अपने पार्टिकल का माइग्रेशन का रेट होते हुए देखने को प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करने का काम करते हैं। इसमें जो हमारा है पहला टाइप वो है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, और दूसरा हमारा मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इनके सब टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो इनके हमारे अगेन यहाँ पे चार सब टाइप्स हैं। अगर हम लोग जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के सब टाइप के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा होता है यहाँ पे कह सकते हैं कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वो इसका सब टाइप होता है। जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो हमारे जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का सब टाइप होता है। हमारा थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस भी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का सब टाइप होता है, और जो हमारा सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये भी हमारे जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक सब टाइप होता है। अगर हम लोग मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका एक सब टाइप होता है। जो हमारा होता है यहाँ पे कह सकते हैं आइसो जो टोकोफोरेसिस है ये भी हमारा यहाँ पे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक सब टाइप होता है। हमारा यहाँ पे जो आइसो जो इलेक्ट्रिक फोकसिंग है ये भी हमारा मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस का सब टाइप होता है, और जो हमारा यहाँ पे होता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी हमारे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस का यहाँ पे सब टाइप होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और इसके क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करेंगे, और जो हमारा मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसका क्या इंट्रोडक्शन है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इनके जो हमारे यहाँ पे सब टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। हाँ, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो हमारा जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका जो माइग्रेशन या मूवमेंट होता है वो हमें एक यहाँ पे जो सपोर्टिंग मीडियम है उसके थ्रू होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सपोर्टिंग मीडियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा पेपर है उसको हम लोग एज ए सपोर्टिंग मीडियम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा वो सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन है उसको भी हम लोग सपोर्टिंग मीडियम की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्टार जेल को भी हम लोग सपोर्टिंग मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं, और जो हमारा यहाँ पे होता है पॉलीएक्रिलामाइड उसको भी हम लोग यहाँ पे सपोर्टिंग मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई हम लोग जो सपोर्टिंग मीडियम है उसको यूज करते हैं और उसके ऊपर सैंपल को अप्लाई करते हैं, और उसके दोनों एंड पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई कर देते हैं। एक साइड एनोड होता है, एक साइड हमारा कैथोड होता है, और हमारे जो पार्टिकल हैं चार्ज पार्टिकल हैं उनका मूवमेंट हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको अप्लाई करते हैं तो जो भी हमारा वहाँ पे सैंपल है उसके अंदर जो हमारे अलग अलग कंपोनेंट हैं वो हमें वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हुए देखने को मिलते हैं, और वो वहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो वो वहाँ पे डिस्क्रीट जोन के रूप में हमें सपोर्टिंग मीडियम पे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हुए देखने को मिलते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं या हम लोग आसान तरीके से अगर बात करें तो जो भी हमारा वहाँ पे
होता है हमारा एनालाइट है जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, उसके अंदर जो हमारे अलग अलग कंपोनेंट हैं, जब हम लोग जो हमारा सपोर्टिंग मीडियम है उसके ऊपर उसको अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड को वहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो हमें अलग अलग जोन में, डिस्क्रीट जोन में उनका सेपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए देखने को मिलता है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने अलग अलग कंपोनेंट को अपने सपोर्टिंग मीडियम पे हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग फर्दर उसकी एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है सपोर्टिंग मीडियम उसके बारे में बात करते हैं, तो इसको हम लोग जो हमारे बफर सॉल्यूशंस होते हैं उनसे अच्छे से सैचुरेटेड हम लोग वहाँ पे कर देते हैं और उसके बाद में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जो हमारा सैंपल है उसको वहाँ पे हम लोग नैरो बैंड के रूप में सिंपली अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका जो यहाँ पे वो छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है, अगर इसके थ्रू यहाँ पे वो देखते हैं तो यहाँ पे अगर ये मानते हैं कि ये हमारा कोई जो हमारा जेल है वो यहाँ पे है, या कोई हमारा कह सकते हैं वो पेपर वगैरह है या मेम्ब्रेन है, अगर जो ये हमारा यहाँ पे कहलाएगा वो सपोर्टिंग जो मीडियम है वो कहलाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो हमारा यहाँ पे एक होता है वो नैरो बैंड उसके रूप में सैंपल को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और इसका हमारा जो यहाँ पे दोनों एंड है, यहाँ पे एक साइड हमारा जो यहाँ पे कैथोड है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और एक साइड जो हमारा एनोड है, ये हमारा एनोड है और एक साइड हमारा कैथोड है, उसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद में जब इलेक्ट्रिकल फील्ड को यहाँ पे डेवलप करते हैं तो क्या होता है कि हमारे ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है उनका मूवमेंट हमें अपना जो हमारा यहाँ पे होता है एनोड उसकी ओर होते हुए देखने को मिलता है, और जो हमारे यहाँ पे ऐसे पार्टिकल हैं जो कि हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उनका हमें मूवमेंट अपने कैथोड की ओर होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इसमें ये जो हमारा मीडियम है ये हमारा जो सपोर्टिंग मीडियम है वो कहलाता है और इसमें हमारे जो कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे अलग अलग जो जोन है उसके रूप में हमें सेपरेट आउट होते हुए देखने को मिल जाते हैं और फिर हम लोग इसकी फर्दर एनालिसिस यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा होता है कह सकते हैं बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस होती है, उसमें भी हम लोग जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस को उपयोग करते हैं। अगर हमारा कंपोनेंट जो हमारा सैंपल है अगर वो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में है तो उस कंडीशन में हम लोग उसकी भी एनालिसिस यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसके अगला जो हमारा एडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट हमारी काफ़ी कम होती है और इसका मेंटेनेंस भी हमारा काफ़ी ईजी होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें हमारा जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए भी हम लोग उपयोग इसको कर सकते हैं। हमारे जो अगर सैंपल है उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है तो उस कंडीशन में उसकी एनालिसिस में भी हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं और इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान होता है। अगर हम लोग इसके जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो हमारी वहाँ पे मोबिलिटी है वो हमें एक्यूरेटली अगर डिटरमाइन करनी होती है या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमें डिटरमाइन करना होता है तो उस कंडीशन में हमारा जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का यहाँ पे अच्छा जो है वो नहीं माना जाता है। उसके लिए हम लोग मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस को बेसिकली प्रेफर करते हैं और यहाँ पे हम लोग जो हमारा सपोर्टिंग मीडियम है उसको उपयोग करते हैं और उसके हमारे कुछ अपने अलग जो हमारे टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसके कारण भी ये हमारा यहाँ पे इसका जो डिसएडवांटेज है वो होता है, मीन्स यहाँ पे जो हमारा कैपिलरी फ्लो है उसके रूप में भी हमारा जो कंपोनेंट है वो देखने को प्राप्त हो सकता है कि मीन्स जो भी हमने वहाँ पे जेल यूज़ किया है या पेपर वगैरह यूज़ किया है उसमें जो हमारा होता है उसके अंदर वो कैपिलरीज वगैरह फॉर्म हो जाती हैं जिसके कारण कि उसमें हमें जो कैपिलरी फ्लो है वो देखने को मिलता है। तो फिर उस कंडीशन में अगर हमारी जो कैपिलरी है उसमें कोई जो हमारा होता है मोटा पार्टिकल आके वहाँ पे अगर एक तरह से आके इकट्ठा हो गया तो फिर वो हमारा जो हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके लिए रास्ता वहाँ पे जो है क्लियर नहीं रहता है। तो इस तरीके से ये भी वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा जो यहाँ पे सपोर्टिंग मीडियम है उसके ऊपर जाके वो उसका एड्जॉर्प्शन हो सकता है उस अपनी अफिनिटी के अनुसार। अगर वो वहाँ पे एड्जॉर्ब हो गया उसके साथ वो चिपक गया तो उस कंडीशन में क्या है कि फिर उसका मूवमेंट हमें वहाँ पे डिस्टर्ब होते हुए देखने को प्राप्त हो सकता है। जो हमारा यहाँ पे होता है मॉलिक्यूलर सीविंग वो भी हमें देखने को प्राप्त हो सकती है। मीन्स अगर हमारे जो यहाँ पे होते हैं कह सकते हैं वो बड़े पार्टिकल हैं अगर वो इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर वो छोटे पार्टिकल्स के लिए रास्ता वहाँ पे हमें प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण कि जो हमारा अगर हम लोग इसका प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो जो हमारे वो छोटे पार्टिकल हैं उनका जो मूवमेंट है वो हमें यहाँ पे वो ज़्यादा देखने को प्राप्त होना चाहिए। बट इस कंडीशन में अगर हमारे जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं तो छोटे पार्टिकल्स के लिए
स्पेस नहीं बचता है। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा होता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, वो भी हमें डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त हो सकती है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा इसका दूसरा टाइप है जो कि कहलाता है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका जो माइग्रेशन है वो हमें अपना जो हमारा वहाँ पे सोल्यूशन है उसमें फ्रीली मूव होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी सपोर्टिंग मीडियम को यूज़ नहीं करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि इसमें हम लोग सिंपली इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी जो हमारा मीडियम है वो यहाँ पे नहीं होता है, तो फिर हमारे जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट हमें आसानी से होते हुए इसके अंदर देखने को प्राप्त होता है। कि मीन्स हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा होता है सेल, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो हमारा होता है वो सोल्यूशन उसको यहाँ उपयोग करते हैं। एक साइड इलेक्ट्रोड जो हमारा एनोड है, एक साइड हमारा कैथोड है, उसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे वो सोल्यूशन है। अब क्या होगा कि हमारे इसके अंदर जो भी हमारे चार्ज पार्टिकल हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर फ्रीली हमें उसका मूवमेंट होते हुए देखने को प्राप्त होगा। अगर ये हमारा प्लस है तो जो हमारे यहाँ पे वो निगेटिव चार्ज आयन होंगे उनका मूवमेंट हमें इस साइड होते हुए देखने को प्राप्त होगा। जो हमारे यहाँ पे होंगे कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज हमारे यहाँ पे आयंस होंगे या पार्टिकल्स होंगे, उनका जो हमारा है यहाँ पे एक तरह से मूवमेंट वो हमें वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर देखने को प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमारा जो सोल्यूशन है उसमें फ्रीली हमारे चार्ज पार्टिकल का माइग्रेशन हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इसमें हम लोग कोई भी सपोर्टिंग मीडियम अगर नहीं यूज़ करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग अगर कोई हमारा यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूलर सिस्टम होता है उसमें हमारे पार्टिकल की जो होमोजेनिसिटी है वो वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस को उपयोग करते हैं। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मिक्सचर्स होते हैं उनकी भी एनालिसिस में हम लोग मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस को आसानी से यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग इसके जो हमारे एडवांटेज हैं उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस प्लेस पे क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे होता है बायोलॉजिकली एक्टिव फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग आसानी से अपने सैंपल्स के अंदर से वो रिकवर्ड हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे डीनेचुरेटिंग एजेंट हैं उनको बिना यूज़ किए ही हम लोग इसको आसानी से बायोलॉजिकली एक्टिव फ्रैक्शन को यहाँ पे अलग कर सकते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा सैंपल है और उसमें कोई भी हमारा बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट है तो उसको बिना खराब किए हम लोग आसानी से इस प्रोसेस को यूज़ करके उसको यहाँ पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसका जो अगला हमारा एडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक हमारी मोबिलिटी है उसको यहाँ पे करने के लिए कह सकते हैं मेज़र करने के लिए हम लोग एज ए रेफरेंस मैथड हम लोग यहाँ पे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस को उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस को यहाँ पे उपयोग करते हैं। और अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा प्रोसेस है या ये जो हमारा इसका इक्विपमेंट होता है थोड़ा कॉस्टली होता है, ये इसका हमारा पहला जो डिसएडवांटेज है वो यहाँ पे है। और हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा होता है इलेबोरेट ऑप्टिकल सिस्टम है वो यहाँ पे सिंपली रिक्वायर्ड होता है, जिसके कारण कि ये इक्विपमेंट हमारा थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। कि यहाँ पे हमारा जो भी हमारे जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है उसके अंदर होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें अलग अलग एरिया से सैंपल को निकालने की आवश्यकता होती है और उसमें जो कंपोनेंट है उसको वहाँ पे जो अलग अलग ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं उनसे एनालाइज करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें जो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं उनको भी यूज़ करना पड़ता है, जिसके कारण कि ये इक्विपमेंट हमारा काफ़ी कॉस्टली यहाँ पे हो जाता है। तो आई थिंक सो जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके टाइप्स भी आपको प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।